जहाँ सूफी, संत, मौसफ़ी, शायर, शोरा और हकीमों के लिए जाना जाता है। शहर अपनी कदीमी रिवायत को लगातार बरकरार रखे हुए है। आपसी भाईचारा, मोहब्बत और उसके साथ साथ हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक। जहाँ एक तरफ बाबा गंगानाथ यहाँ की धरती में दफन है, वहाँ शरफुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह। आज मैं जिस विषय पर बात करना चाहता हूँ, मुख्तलिफ भी अलग अलग टॉपिक हैं, लेकिन एक ही शख्सियत होती है जो तुलबा को पढ़ाते भी हैं, शायरी भी करते हैं, सहाफ़ी भी हैं, और उसके साथ साथ वो एक बहुत अच्छे नाज़िम भी हैं। शायर और नाज़िम दोनों हैं। जनाब मुफ्ती मशहूद हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह के पोते मेरे साथ इस समय मौजूद हैं, जनाब शिबान कादरी साहब। शिबान साहब, बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आप यहाँ आए। मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। तो शिबान साहब, ये बताइएगा कि आपके दादा मुफ्ती मशहूद हसन साहब जहाँ तालीमी तरबियत में उनका क्या योगदान रहा और कैसे वो एक अजीम शख्सियत थी, उनसे आपने क्या क्या हासिल करा? माशाल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने इस खूबसूरत चैनल खाकसार को अपनी बात कहने का मौका दिया। बहुत अच्छा लगा आपका ये खूबसूरत चैनल मैंने देखा। इस हवाले से बहुत से गुफ्तगू आपकी मुझे देखने को मिली। तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपसी इत्तेहाद को फ़रोग़ देने के लिए आप ये खूबसूरत प्रोग्राम आपने सिलसिला शुरू किया है। बड़ा अच्छा सवाल आपने किया इस वक्त मेरे दादा मोहतरम सैयद मशहूद हसन हसनी साहब के हवाले से। मुझे फ़ख्र है कि मैं उनका पोता हूँ। वो मेरे दादा थे। मेरी तरबियत में उनका भी बहुत ख़ास रोल रहा, क्योंकि अमरोहा जब वो तशरीफ़ लाते तो हमारी सरपरस्ती करते, और जब दिल्ली में मैंने अपनी मेरी सरकारी जॉब हुई, उससे कबल दिल्ली में मैंने जब जॉब की तो दादा साहब की क़ुर्बत मुझे बहुत ज़्यादा हासिल रही। उन्होंने बहुत कुछ मुझे सिखाया। अखलाकियात ख़ास तौर पर दादा साहब की देन है। उन्होंने लोगों से मिलने का तरीक़ा, लोगों से बातचीत करने का तरीक़ा, बड़ों से अदब और छोटों से मोहब्बत का सलीक़ा और तरीक़ा उन्होंने सिखाया। ये उनकी मोहब्बत है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उनके दर्जात बुलंद करें। अच्छा, जहाँ तालीम की बात करी जाए, आप तुलबा को तालीम भी देते हैं, तो कहाँ पर इस टाइम मौजूद है? जी, तालीम से सिलसिला हमेशा से ही रहा, और इल्म के बेकरान समंदर में से पहले तो मैंने एमए उर्दू तक के मोती चुने। उसके बाद उर्दू बीटीसी की, और माँ बाप की दुआओं से 2010 में बेसिक एजुकेशन में मेरी तकर्रुरी हुई असिस्टेंट टीचर के तौर पर उर्दू मजमून के लिए। तो नगलिया मीरा शाह एक गांव हमारे कैलसा रोड पर है, जहां पर मेरी नवंबर 2010 में तकर्रुरी हुई, और उसके बाद प्रमोशन हुआ मेरा हेडमास्टर बनकर। मैं इस वक्त शहबाजपुर पट्टी, एक रजबपुर में एक गांव पड़ता है शहबाजपुर पट्टी, वहाँ के सरकारी स्कूल में हेडमास्टर के फराइज अंजाम दे रहा हूँ। इसके साथ साथ आपका ताल्लुक, सबसे ज़्यादा आपका शौक, बेहतरीन शौक जिसे माना जाए, जिसमें आप उस फन में आपको महारत हासिल है, कि वो शौक है आपका शायरी का। शायरी के तसल्जुल से उर्दू अदब पर कुछ रोशनी डालिएगा। बहुत अच्छा आपने सवाल किया। शायरी का शौक मुझे अपने घर से मिला। वालिद साहब मेरे उस्ताद शायर शहर अमरोहा के सैयद मसरूर गौहर। बचपन में मैं अपने वालिद साहब के साथ महफिलों में जाया करता था सुनने के एतबार से, तो वहाँ पर शेर सुना करता था लोगों के। जब शौरा हज़रात शेर कहते थे तो उनकी बड़ी वाह जब हुआ करती थी, मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि यार बड़ा पजीराई होती है, शौरा हज़रात बड़े अच्छे शेर कहते हैं। तो फिर मेरे अंदर भी एक जज्बा पैदा हुआ। मैंने कहा कि मैं भी इसमें कोशिश करूंगा, और मैंने शेर कहने शुरू किए। वालिद मोहतरम मसरूर जौहर साहब ने इस्लाह की, तो उनसे मुझे एक घर में ही एक उस्ताद मुझे मिल गया। माशाअल्लाह।
तो आपकी कोई अच्छी सी गजल जो समाज को मैसेज दे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए गजलें हर शायर के लिए उसकी तमाम गजलें बड़ी अच्छी हुआ करती हैं। लेकिन गजल उसमें से कोई चुनिंदा ऐसी हाँ, जो और समाज शेर को। जो है ना अपने आप इंसान के लिए बच्चा हुआ करता, बिल्कुल बिल्कुल। शायर के लिए उसका उससे बड़ी मोहब्बत होती है अपने शायर, अपनी गजलों से, अपनी नज़मों से, अपने अशार से। तो बहुत सारी गजलें कहीं जल्द ही मेरा एक शेरी मजमुआ तेरे नाम की रदीफ के उन्वान से मंजर आम पर आने वाला है इंशाल्लाह। लेकिन उससे कबल मेरे वालिद मोहतरम का मजमुआ आएगा, तो मैं चाहता ही हूँ कि पहले वालिद साहब का मजमुआ मंजर आम पर आ जाए, उसके बाद मैं अपना शेरी मजमुआ मंजर आम पर लाऊंगा। तो गजलें बहुत सारी हैं मेरी जो इसमें इस वक्त मेरे जहन में आती है। आज के माशी हालात बड़ा अजीब इंसान होता जा रहा है। एक गजल के कुछ शेर मुझे याद आते हैं, अगर जैसा आपका हुक्म हुआ तो हुक्म की तामील करते हुए। करी है मैंने जी, छोटी ये आपकी मोहब्बत है कि जहां जहां से शेर याद आते हैं मुझे अपनी गजल के, वो सुनिएगा कि एक बार में दिमाग ठिकाने पे आ गया, एक बार में दिमाग ठिकाने पे आ गया, दुश्मन जब उसका उसके निशाने पे आ गया, दुश्मन जब उसका उसके निशाने पे आ गया। पहले हम अपने बचपन में देखते थे कि लोग इतना कुछ करते थे लोगों के साथ, और वो दूसरा आदमी उसका शुक्रिया ही अदा करता रहता था। लेकिन आज का माहौल बिल्कुल अजीब है। शेर मैंने कहा कि कमजर्फ अपना रंग दिखाने पे आ गया, कमजर्फ अपना रंग दिखाने पे आ गया, एहसान जो किए थे जताने पे आ गया, कमजर्फ अपना रंग दिखाने पे आ गया, एहसान जो किए थे जताने पे आ गया। और हालात बदलते हुए कि जागो खुदारा अब तो हमारा मुआशरा, जागो खुदारा अब तो हमारा मुआशरा, बिल्कुल तबाहियों के दहाने पे आ गया। बहुत माशाल्लाह। जागो खुदारा अब तो हमारा मुआशरा, बिल्कुल तबाहियों के दहाने पे आ गया। और एक शेर सुनिए इसमें कि मुझसे उलझ के कुछ ना लगा हाथ जब उसे, मुझसे उलझ के कुछ ना लगा हाथ जब उसे, वो बदतमीज मेरे घराने पे आ गया। मुझसे उलझ के कुछ ना लगा हाथ जब उसे, वो बदतमीज मेरे घराने पे आ गया। और ये मख्ता मैं आपकी नजर करना चाहता हूँ कि शैबान मेरे जज्बे उल्फत की खैर हो, शैबान मेरे जज्बे उल्फत की खैर हो, एक बार फिर वो मेरे बुलाने पे आ गया, एक बार फिर वो मेरे बुलाने पे आ गया। आपका हुक्म था इसलिए मैं हाजिर हुआ आपके स्टूडियो में, बहुत अच्छा लगा। इसमें मैं ये चाहूंगा कि ये बात आपकी तरबियत, तालीम, शायरी, लेकिन इसके साथ साथ एक फन और आपके अंदर देखा जाता है जो हर किसी में नहीं होता है। लोग बड़े अच्छे शायर होते हैं, उसको वो फन को अंजाम नहीं दे पाते हैं। एक फन आपका सहाफत का है, वो रंग भी बिल्कुल अलग है। मैं सहाफत के बात से आपको जानना चाहता हूँ कि पत्रकारिता में आपने किस तरह का तहजीब को आप आगे लेकर चले। बहुत अच्छी पत्रकारिता यानी कि सहाफत का शौक मुझे शुरू से ही रहा। मैं लिखता तो हमेशा से ही हूँ, शायरी के हवाले नस्र भी खूब लिखी। तो एक वक्त में मुझे बहुत पहले की बात है कि जब मैं दिल्ली जॉब करता था, तो वहाँ से एक इनकलाब अखबार निकलता था। वहाँ एक बार मुझे उन्होंने मौका दिया, उन्होंने कहा कि आप अपने मज़ामीन भेजते हैं, हमें बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप वो कुछ रिपोर्टिंग भी किया करें, बहुत अच्छा लिखते हैं आप माशाल्लाह। तो मैंने वहाँ से मुझे शौक हुआ, फिर मैं रोजनामा सहाफत अखबार से जुड़ गया। एक तकरीबन 10 साल तक मैं उससे जुड़ा रहा। मैंने उसमें खबरें बनाई। इस वक्त मौजूदा दौर में जो अदबी प्रोग्राम है शहर अमरोहा के, चाहे वो सेमिनार्स हों, मुशायरे हों या क्विज कंपटीशन हो, ये जो होते हैं उसकी तमाम रिपोर्ट खास तौर पर उर्दू जबान में तो मैं ही तैयार करके तमाम अखबारी नुमाइंदों के सुपुर्द करता हूँ। वो आप ही की रिपोर्ट सभी में शायद अपनी मोहब्बत के साथ वो एडिटिंग थोड़ा बहुत करके अपने तौर पर लगा लेते हैं अच्छे तौर पर। हिंदी में भी लिख करके लोगों को भेजता हूँ। ये सब लोगों का बड़प्पन है कि वो उसे कबूल करते हैं और उसे जगह देते हैं। सहाफत का पेशा, आप तो खुद एक बेहतरीन सहाफी हैं, मैं तो एक छोटा सा तालिब इल्म, तो आप जानते हैं कि इस वक्त इसमें बड़ा अजीब माहौल है। बहुत कुछ खराब लोगों ने इस खूबसूरत पेशे को भी खराब कर दिया। हाँ बिल्कुल सही।
بہت اچھا پیشہ تھا یہ. ایک وقت تھا کہ بڑی ایمانداری کے ساتھ صحافت کی جاتی تھی, لیکن اب معاملات الگ ہیں بالکل. آپ جو آپ کی بات نہیں مانے گا وہ کچھ پترکار اس کے خلاف فوراً لکھنا شروع کرتے ہیں. جو ہو رہا ہے صحافت کا پیشہ یہی ہے کہ ایمانداری کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے آپ وہ اسے منظر عام پر لائیے, لوگوں تک پہنچائیے. تو بڑا عجیب پیشہ ہوتا جا رہا ہے. اس لیے میں صرف اور صرف اس وقت ادبی خبریں تیار کرتا ہوں, اور کوئی پولیٹیکل اس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں یا اور کوئی معاملات تو اس میں خاص طور پر خبریں نہیں بناتا, صرف ادبی مشاعرے سیمینار وغیرہ اس طرح کی. تو ہاں ایک سامعین کو بھالنا بہت کٹھن کام ہوتا ہے, ہر کسی کو پکڑ کے رکھنا کہ وہ اپنی جگہ سے ہلے نہ. تو یہ سارا کام جو ہوتا ہے وہ ایک ناظم کا ہوتا ہے. ماشاءاللہ آپ ایک اچھے ناظم کی بھی بھومکا نبھاتے ہیں اور محفل میں سما باندھ کر رکھتے ہیں, کسی کو ہلنے کا موقع نہیں دیتے. اس فن کے بارے میں آپ سے تھوڑا سا جاننا چاہتا ہوں کہ آپ ایک اچھے ناظم ہیں ماشاءاللہ, اور ماشاءاللہ انٹرنیشنل مشاعروں میں آپ جاتے بھی ہیں, نظامت بھی کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں کچھ دیکھیے, آپ بخوبی جانتے ہیں کہ امروہہ ادیبوں کا, شعراء کا, طبیبوں کا شہر ہمیشہ سے رہا. یہاں بہترین شاعر, ناظم, طلب اور حکیم, مصور یہ سب لوگ گزرے. میں شروع میں نے بتایا اس سے پہلے کہ شروع سے ہی مجھے والد صاحب کے ساتھ محفلوں میں جاتا تھا. یہاں شوق کیسے لگا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بہت پہلے میں 12th کلاس میں تھا, پڑھائی کر رہا تھا. اس وقت ایک پروگرام تھا سربت چلڈرن ہوم, اور طرف ضیائی مرحوم جو کٹوی پر رہتے تھے امروہہ کے استاد شاعر, ان کی ایک کتاب منظر عام پر آئی تھی. اس کی مشاعرے کی نظامت جن صاحب کو کرنی تھی وہ کسی مجبوری کے تحت تشریف نہیں لائے. طریق ضیائی صاحب اللہ انہیں جنت نصیب کرے, انہوں نے مجھ سے کہا میاں شیبان تم اچھی گفتگو کرتے ہو, میں چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کی نظامت تم کر لو. وہ میرا پہلا پروگرام تھا لائف کا. حالانکہ میں کالج میں جب پڑھتا تھا تو بہت پروگرام کنڈکٹ کرتا رہتا تھا, لیکن بطور شاعر وہ میرا پہلا پروگرام تھا سربت چلڈرن میں. میں نے وہاں نظامت کی اور وہ لوگوں کو ماشاءاللہ پسند آئی. وہاں سے مجھے یہ شوق ہوا اس کا. اور پھر اپنے پڑھائی کے دوران ہم مشاعروں میں دیکھتے تھے ثقلین حیدر کی نظامت, بہت باکمال ناظم ہے. انور جلال پوری باکمال ناظم, منصور عثمانی ایک باکمال ناظم. موجودہ دور میں بہت سارے نام ہیں, معین شاداب بہت اچھی, فاخر ادیب بہت اچھا. تو خاکسار کی بھی تھوڑی سی محنتیں ہیں ماشاءاللہ, آپ انہی کی قطار میں آ رہے ہیں. بس کوشش ہے, اور چاہتا یہ ہوں کہ ہاں بس ایک بات ہے کہ تھوڑی سی سنجیدہ نظامت کرنا میں پسند کرتا ہوں. اور میں چاہتا یہ ہوں, ایسا نہیں ناظم کہتے ہیں کہ ناظم اکثر جھوٹ بھی بولتا ہے, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جو شاعر جس اہلیت کا ہے اس کو اسی الفاظ سے مدعو کیا جائے. ایسا نہیں, کبھی کبھار ناظم کو یہ بھی کرنا پڑ جاتا کہ آنے والا شاعر بہت زیادہ نہیں جانتا لیکن تعریف اتنی کر دی ناظم نے کہ وہ جب آ کے پڑھتا تو وہ فیل ہو جاتا. تو ناظم کو اپنے بلانے اپنے الفاظ پر کبھی کبھی پچھتانا بھی پڑ جاتا کہ یار میں نے تو بہت زیادہ تعریف کر کے اس کو بلایا. تو میں چاہتا یہ ہوں کہ انسان کو گفتگو سے اندازہ ہو جاتا کہ کون کتنا جانتا ہے, کہ کس کو کیسے بلانا ہے. تو میں ایسا نہیں کہ سب کا تمام ناظم کا یہ فن ہے کہ ایک لکڑی سے کبھی کسی سب کو نہیں ہانکا جاتا. ہر شخص کا کہنے کا سمجھنے کا سلیقہ الگ ہے, طریقہ الگ ہے. تو ان کو باندھ کے رکھنے کا کام بھی ہاں وہ بھی بڑا ضروری ہے, اور اس کے لیے آئی کانٹیکٹ بہت ضروری ہے. اگر ہم یہ چاہیں گے جو بھی سامعین ہیں ان سے ہمیں آنکھیں ملانی پڑتی ہیں, آئی کانٹیکٹ بڑا ضروری ہے. اور یہ دیکھنا, کیونکہ ہر محفل میں الگ الگ سامعین ہوتے ہیں, ادھر کچھ ہیں دوسری محفل میں کچھ ہیں, کہ یہاں کے لوگ کس چیز کو زیادہ پسند کر رہے ہیں, کس چیز میں ان کی دلچسپی محسوس ہو رہی ہے. ایک شاعر بھی یہ طے کرتا کہ مجھے کون سا کلام یہاں پڑھنا ہے, کیسے لوگ ہیں. تو سب سے اہم ہمارے لیے آڈینس ہوتے ہیں کہ کس طرح کی لوگ موجود ہیں. کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ بہت عالی شان جینٹری ہوا کرتی محفل میں, چاہے لوگ کم ہیں لیکن بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہاں کی نظامت کس طرح کی جائے وہ طریقہ الگ اپنایا جاتا. کبھی کبھار ایسے ہوتے ہیں کہ فلی نئی نسل کے لوگ ہیں صرف, تو وہاں کیا چیز یہ پسند کریں گے, انہیں رومانی شعر زیادہ پسند آئیں گے دوران نظامت پڑھنے میں, اور جہاں سنجیدہ لوگ ہیں انہیں سنجیدگی پسند ہے.
तो ये मौके महल पर डिपेंड करता है। और ये सारी जिम्मेदारी नाज़िम की। जी हाँ, बस एक कोशिश है और माशाल्लाह आप लोगों की दुआएं और वालिदैन की दुआएं हैं कि मोहब्बतें मुझे उर्दू अदब से मिलती रहती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो में आए। शुक्रिया शुक्रिया। चलिए, आपकी मोहब्बतों का